इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम जितने भी रिफॉर्म्स हम देखते आ रहे हैं उसमें धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लोग इंडियंस को एसोसिएट करते जा रहे हैं एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब एसोसिएट क्यों करते जा रहे हैं, और बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद में, जैसे 1892 में एक एक्ट आया, उसके बाद सीधे 1909 में आ रहा है। मतलब सोचिए 17 साल बाद। तो ये होता क्या था कि इंडियन स्ट्रगल करते रहते थे कि हमें स्वराज चाहिए, हमारी जो पॉलिसीज़ बने वो हमारे हिसाब से बने। जो एजुकेटेड इंडियंस होते थे वो ये कहते थे कि हमारी पॉलिसीज़ जो आप बना रहे हैं, जो लॉज हमारे लिए बना रहे हैं, उसमें हमसे तो पूछ ही नहीं रहे हैं, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे हो आप। और धीरे धीरे वो स्वतंत्रता की मांग ना करें, इसीलिए अंग्रेज़ क्या करते थे कि 10 15 20 साल के स्ट्रगल के बाद उन्हें थोड़ा सा कुछ और एक लॉलीपॉप थमा दिया कि आपको लो हमने और एसोसिएट कर लिया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, आपसे आपको थोड़ी इज्जत दे दी, पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा तुष्ट कर दिया। थोड़े ताकतवर लोग जो होते थे, ज़मींदार, राजा महाराजा, इनको तुष्ट करने के नए नए तरीके वो लोग निकालते रहते थे। तो इसमें कोई ऐसा खास वो हमारे डेवलपमेंट के लिए या भारत के भले के लिए नहीं करते थे, अपने शासन को और अधिक समय तक भारत में बनाए रखने के लिए वो करते थे। क्योंकि ब्रिटिश शासन का स्वरूप हमेशा से विदेशी ही रहा, वो ज़्यादा इंडियंस के नज़दीक नहीं आए। तो उन्हें क्या, उनकी क्या पॉलिसी थी कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको अपनी साइड कर लो, जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर लें, हमें ज़्यादा ना घुसना पड़े वहाँ पर। और जब ज़्यादा हो हल्ला वही लोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मासेस तो इलिटरेट था इंडिया में। वो क्या था कि जब उनकी सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग उनको समझाएंगे तो वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे, इसलिए प्रोमिनेंट लोगों को अपनी साइड में कर लो। उनको भी साइड में करने के लिए क्या है, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ही ऐड करते थे। मतलब उनकी भी ज़्यादा औकात नहीं होती थी, उनको भी ज़्यादा हैसियत नहीं देते थे कि भैया तुम लोग कोई इन्फ्लुएंस कर सको। ऑफिशियल मेंबर वाली पावर्स उनके पास नहीं होती थी, बस उनको एसोसिएट कर लिया जाता था। उसमें भी अभी तक हमने देखा है 1892 वाले एक्ट में, चाहे हमने ये देखा था अपना 1861 वाला जो काउंसिल एक्ट आया था, दोनों में हमने देखा है कि उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ही ऐड किया जाता था, ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ऐड नहीं किया जाता था, और उनकी संख्या भी कम रखी जाती थी ऑफिशियल मेंबर्स से। तो इसी तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया। इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी दोनों लेवल पर, चाहे सेंट्रल या प्रोविंशियल, उनका साइज़ बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर होते थे, उनको 60 कर दिया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अलग अलग प्रोविंसेस की अलग अलग साइजेस की रहीं, पर साइज बढ़ा दिया। पर अभी भी खेल वही रहा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो केंद्रीय विधान सभा कह सकते हैं, विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें क्या किया, उसमें अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी ही रखी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउ कर दिया नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी के लिए। तो प्रोविंशियल के पास इतनी पावर भी नहीं होती थी। राज्यों की जो कानून बनाने वाली संस्थाएं, उनकी विधान परिषदें होती थी, उनके पास इतनी ज़्यादा ब्रॉड पावर भी नहीं होती थी। सेंटर के पास ही आज भी है और पहले भी होती थी। और क्या किया, थोड़ा सा लॉलीपॉप और दे दिया, डेलिबरेटिव फंक्शंस एनलार्ज कर दिए कि अब भाई तुम लोग जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एग्जीक्यूटिव से यानी सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो, रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हो बजट पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बस। अभी तक इंडियंस को क्या हमने पढ़ा है कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में ही ऐड करते थे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ही ऐड करते थे, शामिल करते थे। अब क्या किया कि उनको एग्जीक्यूटिव्स में भी शामिल कर लिया पहली बार इस एक्ट में, 1909 के मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में। तो वायसरॉय और गवर्नर दोनों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती थी। जैसे आज भी गवर्नमेंट के क्या 3 पार्टी होते हैं, अपना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो पहले भी इसी तरह से चलता था, मतलब ये वहीं से आया है, बेसिकली वहीं से डेवलप हुआ है। तो जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, सरकार, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, या स्टेट लेवल पर देखे तो चीफ मिनिस्टर, और उसका जो मंत्रिमंडल है, उसकी जो कैबिनेट है, वही एग्जीक्यूटिव होता है। तो पहले एग्जीक्यूटिव में नहीं शामिल करते थे इंडियंस को, सिर्फ लॉ मेकिंग में ऐड कर लिया, शामिल कर लिया, एग्जीक्यूटिव में नहीं। एग्जीक्यूशन के समय क्या होता था, उस समय बहुत मनमाना रवैया होता था, कानूनों को लागू कैसे कराना है वो आप भी देखेंगे, ऊपर से कानून कुछ बन के आता है लेकिन नीचे उसका दुरुपयोग बहुत होता है। तो सरकारें दुरुपयोग हमेशा से करती भी रही हैं अपने मनमाने ढंग से, प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी भी काम करता भी रहा है, हमेशा उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो उस समय क्या होता था, एग्जीक्यूटिव में नहीं शामिल करते थे। अब इसमें क्या किया, थोड़ा सा और, ठीक है, आपको अपने पक्ष में करने के लिए कि देखिए हम सुधार कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में भी ऐड करना शुरू कर दिया। जो पहला इंडियन था जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उनको एज अ लॉ मेंबर वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसोसिएट किया गया था।
और इसमें जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, जिसके लिए इसका बहुत विरोध भी हुआ था, वो था कि इसने पहली बार इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए कि यूनाइट होकर हिंदू और मुस्लिम जो बड़े फैक्शंस हैं उस सोसाइटी के, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना आए, इसीलिए इसने क्या किया, बड़ी चालाकी से सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है कि सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा कैंडिडेट को, यानी बाकी जनसंख्या का कोई रोल नहीं रहेगा, तो उसका महत्व भी कोई नहीं रहेगा, तो इस तरह सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि अगर एससी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो मतलब एससी ही एससी के लिए वोट करेगा। ये सारी चीज़ें, तो ये सोसाइटी को धीरे धीरे डिवाइड करने के लिए भी अपना एक साइड से मैकेनिज्म चला रहे थे। और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को, चैम्बर्स को और यूनिवर्सिटीज़ को एंड जमींदार्स को, इन सबको भी तुष्ट करना ही था। लेकिन इसकी जो शुरुआत की इसने सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो, यानी उस समय अब मॉर्ले जो फर्स्ट टर्म आएगा हमेशा किसी लॉ में, तो वो आता है सेक्रेटरी का, और दूसरा जो आता है वो आता है हमेशा वायसरॉय का। तो जो वायसरॉय था उस समय वो लॉर्ड मिंटो था, इसीलिए उसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, क्योंकि उसने लीगलाइज कर दिया था कम्युनलिज्म को। तो हम ये अब देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपनी पॉलिसी किस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ लोगों को तुष्ट करो, बाकी लार्ज स्केल पे समाज को डिवाइड करने के लिए भी चाल चलते रहो, और कुछ लोगों को कहीं किसी काउंसिल में जगह दे दो, कहीं किसी गवर्नमेंट उसमें जगह दे दो। तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे थे आगे। तो अभी आगे हम देखेंगे इस पॉलिसी को उन्होंने और डीप किया। आगे जब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सॉरी, इस तरह से आगे कर करके इन्होंने क्या किया, इंडियन सोसाइटी को बहुत छोटे छोटे धड़ों में डिवाइड करने की कोशिश की, जिसके इम्प्रेशंस आज भी हमारी सोसाइटी में हैं। चलिए अभी 1909 के एक्ट में इतना ही था, फिर अगले एक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।